गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संधि। देखिए, मैंने संधि को दो तरह से लिखा हुआ है। एक ऐसे जिसमें मैंने यहाँ पर बिंदी लगाई है, और बिंदी को हम क्या बोलते हैं, बिंदी को हम बोलते हैं अनुस्वार, है ना। तो एक में मैंने अनुस्वार का इस्तेमाल किया है और दूसरे में मैंने क्या किया है, मैंने जो न है स्वर रहित यानी कि आधा ना, उसका इस्तेमाल किया है। तो दोनों ही तरीके संधि को लिखने के लिए सही हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं संधि और ऐसे भी लिख सकते हैं संधि, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये संधि क्या होती है। देखिए, हिंदी में क्या होता है कि जब हमें नए शब्द बनाने होते हैं तो हम नए शब्दों को बनाने के लिए पुराने शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैथ्स में जब हमें कोई नया नंबर बनाना होता है तो उसके लिए हम पुराने नंबरों का तो यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे मानकर चलिए कि हमको 44 बनाना है, तो 44 हमने किससे बनाया, 44 हमने बनाया किससे बनाया, हमने बनाया 40 से और 4 से। 40 और 4 को जोड़ दिया तो इनको जोड़ने से बना 44, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी जब हम नए शब्द बनाते हैं तो दो शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक। जैसे हमने एक नया शब्द बनाना है विद्यालय, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम दो शब्द को जोड़ेंगे, जिसमें पहला शब्द होगा आपका विद्या और दूसरा शब्द होगा आपका आलय, ठीक है। आलय का मतलब होता है घर और विद्या का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान का घर। और विद्या और आलय को जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना, नया शब्द बना बच्चों विद्यालय, ठीक। तो ये नया शब्द हम इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये नया शब्द बना किससे है, ये नया शब्द दो शब्दों से बना है, विद्या और आलय से। तो हमने नया शब्द बनाने के लिए क्या किया, हमने नया शब्द बनाने के लिए संधि की। क्या की, संधि की। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने विद्या और आलय, ये हमारे पास में दो शब्द थे, हमने इन दोनों की संधि कर दी है। क्या कर दी है, हमने इन दोनों की संधि कर दी है, ठीक है। हमने विद्या और आलय शब्द की संधि कर दी है, और संधि करने के बाद हमारे पास नया शब्द बन गया विद्यालय। तो संधि जब होती है तो क्या होता है, देखिए, जब संधि होती है तो जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द बोल सकते हैं या हम इसे बोल सकते हैं प्रथम पद, ठीक है। पहला शब्द बोल सकते हैं या प्रथम पद बोल सकते हैं, और इसे दूसरा शब्द बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं द्वितीय पद, ठीक है, या दूसरा पद भी बोल सकते हैं। तो जब संधि होती है तो क्या होता है, जब संधि होती है तो जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द का जो आखिरी वाला अक्षर होता है, आखिरी वर्ण, वो, और जो दूसरा शब्द होता है उसका जो पहला वर्ण होता है वो, इन दोनों के बीच में संधि होती है। इन दोनों के बीच में संधि होती है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या सीखा कि हमें दो शब्दों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने प्लस का साइन लगा दिया। ये हो गए हमारे दो शब्द, ठीक है। तो जब दो शब्दों के बीच की संधि होती है तो क्या होता है कि पहले पद का आखिरी जो अक्षर है, आखिरी जो वर्ण है वो, और जो दूसरा हमारा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वो, उन दोनों के बीच संधि होगी। किसके बीच संधि होगी, दो शब्दों के बीच संधि नहीं होगी पूरी तरह से। पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के बीच संधि होती है। और संधि होकर क्या होता है, संधि होकर क्या बन जाता है, संधि होकर एक नया शब्द बन जाता है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की संधि करते हैं तो संधि करने में क्या होता है, इसमें एक विकार आ जाता है। क्या आ जाता है, विकार आ जाता है, यानी कि बदलाव आ जाता है, ये चेंज हो जाते हैं। यानी कि ये जो दो वर्ण हैं, इन दोनों में जब संधि हुई है तो इन दोनों की संधि होने के बाद इसमें बदलाव आ जाते हैं, इसमें विकार आ जाते हैं, ठीक। क्या आ जाते हैं, इसमें बदलाव या विकार आ जाते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। तो यानी कि हमको क्या क्या इसमें हमने सीखा कि जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहला शब्द का आखिरी वर्ण
और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि होती है। और जब संधि होती है तो इन दोनों वर्णों में बदलाव आ जाते हैं, ये वही नहीं रहते, ये बदल जाते हैं। और जब ये बदल जाते हैं, ये वही नहीं रहते, तो बोलते हैं कि इनमें विकार आ जाता है, और इसी विकार को हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं बच्चों? इसी विकार को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम संधि की परिभाषा पर जाएं तो संधि की परिभाषा बहुत सिंपल सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखिए, दो वर्णों या दो ध्वनियों, वर्ण का मतलब ध्वनि, ध्वनि का मतलब वर्ण, कुछ भी लिख सकते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। है ना सिंपल? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। दो वर्ण, कौन से दो वर्ण? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दो वर्ण हो गए। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो इन दोनों के मेल से क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। विकार कैसे? देखिए, यहाँ पर था या, ठीक है, और यहाँ पर था आ, तो यहाँ पर जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण है? या मतलब आखिरी वर्ण कौन सा है? आ। कौन सा है? आ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पहला वर्ण आ। तो यहाँ पर संधि किस में हुई है? आ और आ में हुई है। संधि किस में हुई है? आ और आ में हुई है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हुआ? एक विकार आ गया, और विकार में क्या हुआ? दोनों आ में से केवल एक ही आ रह गया, तो ये हो गया विद्यालय। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, या विकार का मतलब क्या होता है? बदलाव को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो संधि है, संधि, इस शब्द का मतलब क्या होता है? संधि का जो मतलब होता है वो होता है मेल, मिलना। ठीक है, या बोल सकते हैं दोस्ती, दोस्ती करना, या बोल सकते हैं मित्रता, मित्रता करना, या बोल सकते हैं समझौता, समझौता होना। तो संधि का मतलब क्या हुआ? संधि का मतलब हुआ कि दो वर्णों के बीच में, दो अक्षरों के बीच में मेल हो गया है, या दोस्ती हो गई है, या मित्रता हो गया, या मित्रता हो गई है, या बोल सकते हैं दोनों के बीच में समझौता हो गया है, तो उसे हम संधि कहते हैं। अब जो संधि शब्द है वो खुद भी एक संधि है, यानी कि वो खुद भी दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। और कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? देखिए, संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है इसका धी। एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है इसका धी, और इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया? संधि। अब यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पर मिल रहा है ये म, ठीक है, ये वाला जो आखिरी है ये म, और यहाँ पर क्या हो रहा है? धी, यानी कि किसके बीच में संधि हो रही है? धी, यानी कि छोटी ई के बीच में। जो आपका छोटी ई है, छोटी ई को हम बोल सकते हैं लघु ई, है ना। तो जो बड़ा आ उसको बोल सकते हैं दीर्घ आ, और छोटा आ को बोल सकते हैं लघु आ। तो लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो यहाँ पर जो लघु ई है आपका और जो आधा माँ है आपका, उसके बीच में क्या हुई है? उसके बीच में संधि हुई है। ठीक है, इन दो अक्षरों के बीच में संधि हुई है। और जब इन दो अक्षरों के बीच में संधि हुई तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में संधि होने के बाद जो शब्द बना वो बना इस तरीके से संधि। ठीक, तो उसको लिखने का ये ढंग हो गया, यानी कि जो माँ है ये किस में बदल गया? ये माँ है, ये बदल गया आपका बिंदी में, अनुस्वार में बदल गया, या फिर ना की साउंड में बदल गया। जो माँ था वो ना की साउंड में बदल गया, तो ये संधि हो रही है। ठीक है, तो संधि क्या हुआ? दो वर्णों के या दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ना। तो अगर हम संधि के विपरीत शब्द की बात करें, किसकी बात करें? संधि के विपरीत शब्द की बात करें या विलोम शब्द की बात करें, तो संधि का जो विलोम होता है या जो संधि का विपरीत होता है वो क्या होता है? वो होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। ठीक है, विग्रह मतलब होता है दो शब्दों को अलग करना, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं विच्छेद। संधि विच्छेद बोलते हैं, है ना, वर्ण विच्छेद बोलते हैं या संधि विच्छेद बोलते हैं। तो विच्छेद का मतलब क्या होता है? विच्छेद का मतलब होता है दो शब्दों, मतलब एक शब्द को अलग अलग करना। एक शब्द के कितने टुकड़े करना? दो टुकड़े करना, उसको कहते हैं विच्छेद।
तो संधि का विलोम शब्द क्या हुआ? विक्रय हुआ या विक्षेद हुआ। ठीक है, तो अब बात आती है आगे, और वो आगे बात आती है इसके भेदों पर, संधि के भेदों पर, कि संधि के भेद कितने होते हैं। देखिए, संधि में हम क्या करते हैं? संधि में हम करते हैं वर्ण के साथ मेल करते हैं। किसका किसके साथ मेल करते हैं? एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ मेल करते हैं। ठीक है, अब जब वर्ण का वर्ण के साथ मेल करेंगे तो कितनी तरीके से मेल हो सकता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग जानते ही हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो जब हम मेल करते हैं वर्णों का, ध्वनियों का जब हम मेल करते हैं, तो मेल करने के कितने तरीके होते हैं। देखिए कैसे बनेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, स्वर का मेल स्वर के साथ कर सकते हैं, मतलब जो आखिरी अक्षर है वो स्वर हो और जो पहला अक्षर है वो भी स्वर हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम स्वर का मेल व्यंजन के साथ कर सकते हैं, मतलब जो आखिरी अक्षर हो वो स्वर हो और जो पहला अक्षर हो व्यंजन हो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम व्यंजन का मेल स्वर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चौथा तरीका क्या हो सकता है कि हम व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? व्यंजन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दो तरीके और हैं। दो तरीके वो क्या हैं? देखिए, एक होता है विसर्ग, जिसमें बिंदी लगती है ना, तो हम विसर्ग का मेल भी स्वर के साथ कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो ये है कि हम विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ कर सकते हैं। ठीक, तो कितने तरीके से हम वर्णों को मिला सकते हैं? हम टोटल 6 तरीके से वर्णों को मिला सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से, कि स्वर का मेल स्वर के साथ कर दें, या स्वर का मेल व्यंजन के साथ कर दें, या व्यंजन का मेल स्वर के साथ कर दें, या व्यंजन को व्यंजन के साथ मिला दें, या फिर विसर्ग को स्वर के साथ मिला दें, या विसर्ग को व्यंजन के साथ मिला दें। ठीक है, ऐसे उल्टा नहीं करते, स्वर के साथ विसर्ग नहीं लगाते, व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल नहीं करते, विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ ही व्यंजन लगाते हैं। तो अब देखिए कि जब हम स्वर के साथ मेल करते हैं, स्वर का स्वर के साथ मेल करते हैं, तो क्या बनती है? तो बनती है स्वर संधि। और ये हो गया संधि का एक भेद। कौन सी संधि? स्वर संधि। ठीक है, अब हम अगर स्वर का व्यंजन के साथ मेल करें, या व्यंजन का स्वर के साथ करें, या व्यंजन का व्यंजन के साथ करें, तो ये तीनों जो तरीके हैं ये जाते हैं आपके व्यंजन संधि में। किस में जाते हैं? व्यंजन संधि में। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। और विसर्ग के साथ स्वर का मेल करें और विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल करें, तो ये तीसरा तरीका आपका जाता है विसर्ग संधि में। कौन सी संधि में? विसर्ग संधि में। ठीक है, तो इस तरह से संधि के कितने भेद हुए बच्चों? संधि के भेद हुए 3। कौन कौन से बोलिए? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी संधियाँ हुई? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होती है? डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। स्वर संधि में क्या हो रहा है कि जब हम ऐसे दो शब्दों का मेल करते हैं जिसमें जो पहला शब्द होता है उसका आखिरी अक्षर भी स्वर हो, और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला अक्षर भी स्वर हो, यानी कि जब स्वर के साथ मिलन होता है, स्वर की स्वर के साथ संधि होती है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब स्वर की व्यंजन के साथ संधि होती है, या व्यंजन स्वर की संधि होती है, या व्यंजन व्यंजन की संधि होती है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग और स्वर की संधि होती है, या जब विसर्ग और व्यंजन की संधि होती है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। तो संधि की परिभाषा क्या हुई? दो वर्णों के मेल से, है ना। क्या लिखी है देखो, एक बार देखते हैं। संधि की परिभाषा क्या हुई? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। ठीक है, जब संधि होती है तो क्या होता है? जब संधि होती है तो जो पहला पद है उसका आखिरी अक्षर और जो दूसरा पद है उसका पहला अक्षर, इन दोनों के मिलने से क्या होता है? इन दोनों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है और उस विकार से एक नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस धी से, और इसका मतलब क्या होता है? मेल, दोस्ती, मित्रता या समझौता। संधि का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या होता है? विग्रह या विक्षेद। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर स्वर संधि, स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर व्यंजन संधि, और विसर्ग का स्वर के साथ और विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब आगे स्वर संधि के भेदों पर। ओके, तो आगे हमें सीखना है कि ये स्वर संधि क्या होती है, कैसे बनाई जाती है और इसके कौन कौन से आगे प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि को एक बार आप फिर से देखिए। स्वर संधि में हम क्या करते हैं? स्वर संधि में हम स्वर का किसके साथ? स्वर के साथ मेल करते हैं। स्वर संधि में हम किसका? स्वर का स्वर के साथ ही मेल करते हैं। ठीक है, तो स्वर का स्वर के साथ मेल करेंगे तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए ना कि स्वर कितने होते हैं। तो आपको पता ही है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हम 11 का किसके साथ मेल करते हैं? 11 का 11 के साथ मेल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 11 स्वर होंगे उन सभी का एक एक करके बाकी के 11 स्वरों के साथ मेल होगा। उसके कुछ नियम होंगे, उसके कुछ तरीके होंगे। उसके लिए हम पहले सारे स्वरों को लिखते हैं। देखिए स्वर कौन से होते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ इसको हम बोलेंगे लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और लघु री ऋषि। दीर्घ री ऋषि जो है वो नहीं होता है, ठीक है, वो संस्कृत में होता है। लघु ए, दीर्घ ए, लघु ओ और दीर्घ ओ। ठीक है, इतने हो गए आपके स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब ये 11 का मेल करने का जो तरीका है वो तरीका हम देखते हैं कि वो तरीका कैसे काम करेगा। देखिए, पहला है कि जब लघु और दीर्घ ये एक जैसे दिखने वाले स्वर हैं, इनके बीच में संधि होती है। ई और ई के बीच में संधि होती है, ऊ और ऊ के बीच में संधि होती है, तो क्या होता है? ठीक है, बस केवल हम इन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले अ की आ के साथ संधि। अब आ की आ के साथ संधि होगी तो इसके टोटल कितने तरीके होंगे? देखिए कि आपका आ के साथ आ की संधि हो जाए, ठीक है, या आ के साथ आ की संधि हो जाए, यानी कि खुद की खुद से हो जाए या बड़े वाले से हो जाए। अब दूसरे में आ की आ के साथ हो जाए या आ की आ के साथ हो जाए। तो ये कितने तरीके हुए इन टोटल? ये तरीके हुए आपके 4। ठीक है, तो 2 से 4 तरीके बनते हैं। कितने तरीके बनते हैं? तो 4 तरीके बनते हैं। तो जब ये होता है तो हमेशा क्या होता है, इनकी संधि होने के बाद जो नया विकार आएगा, जो बदलाव आएगा, वो क्या आएगा कि चाहे आप अ की आ से करें या बड़े आ से करें, या बड़े आ की छोटे आ से करें या बड़े आ से करें, तो हमेशा संधि होने पर जो विकार आएगा वो आ का आएगा। कहने का मतलब हमेशा आ बनेगा। ठीक है, जब भी आप कोई शब्द लिखेंगे और उसमें जो आपका पहला शब्द का आखिरी अक्षर अ होगा, दूसरा शब्द का आखिरी अक्षर आ होगा, तो हमेशा आ बनेगा। ठीक है, यानी कि आपका ये जो है ना दीर्घ आ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ आ बनेगा। इसी तरह से जब आप ई की ई से करेंगे तो क्या होगा? आप ई की सबसे पहले ई के साथ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ई की बड़ी ई के साथ संधि कर सकते हैं। ठीक, तीसरा तरीका जो होगा वो क्या होगा कि आप बड़ी ई की छोटी के साथ कर सकते हैं, और चौथा जो होगा वो आप बड़ी ई की बड़ी ई के साथ संधि कर सकते हैं। इन चारों तरीकों में जो संधि होगी उसका उत्तर होगा बड़ी ई, यानी कि जो अक्षर आएगा वो दीर्घ आएगा। कौन सा अक्षर आएगा? वो दीर्घ अक्षर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऊ का आप ऊ के साथ देखिए, ऊ की संधि आप ऊ के साथ करिए, या ऊ की संधि आप बड़े ऊ के साथ करिए, या आप बड़े ऊ की छोटे ऊ के साथ करिए, या आप बड़े ऊ की बड़े ऊ के साथ करिए। चारों ही तरीकों में जो उत्तर आएगा वो आएगा बड़ा ऊ, यानी कि कौन सा अक्षर? दीर्घ अक्षर आएगा। तो देखा आपने इस तरह से कितने तरीके बनते हैं? 4 इसके और 4 इसके और 4 इसके। तो ये जो 12 प्रकार की संधियाँ होती हैं ये सारी एक जैसी संधियाँ हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीर्घ संधि। तो स्वर संधि का एक प्रकार हमको समझ में आ चुका है। स्वर संधि का जो एक प्रकार होता है बच्चों वो होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में हम क्या करते हैं? दीर्घ संधि में हम अ की आ के साथ संधि करते हैं। ठीक है, ई की संधि करते हैं
और ऊ की संधि करते हैं। और कितने प्रकार से करते हैं? इन दोनों की 4 प्रकार से, इन दोनों की भी 4 प्रकार से, और इन दोनों की भी 4 प्रकार से। टोटल कितने प्रकार से हो जाती है? 12 प्रकार से संधि हो जाती है। और संधि होने पर क्या बनते हैं? हमेशा दीर्घ अक्षर बनते हैं। इन दोनों की संधि होगी तो क्या बनेगा? आ बनेगा हमेशा। इन दोनों की संधि होगी तो क्या बनेगा? ई बनेगी। और इन दोनों की संधि होगी तो क्या बनेगा? ऊ बनेगा। इस तरह से जो संधि है, ये संधि क्या कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है। तो स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। अब अगले प्रकार की संधि में क्या होने वाला है? अगले प्रकार की संधि में संधि होने वाली है किसकी? आ और आ की संधि होने वाली है। किसकी संधि होने वाली है? आ और आ की संधि होने वाली है। किससे? किससे होने वाली है? इन दोनों की संधि ई से होने वाली है, बड़ी ई से होने वाली है, छोटे ऊ से होने वाली है, बड़े ऊ से होने वाली है, और ऋषि से होने वाली है। ठीक है, यानी कि केवल अ और आ की संधि की बात की जा रही है। अ और आ की संधि होने वाली है इन सारे अक्षरों से। ठीक, इन सभी अक्षरों से अ और आ की संधि होने वाली है। और जब इन सारे अक्षरों से अ और आ की संधि होगी तो क्या होगा कि जब ई से होगी, किससे होगी? ई से होगी। ठीक है, तो बनेगा ए, और जब ऊ से होगी तो बनेगा ओ, और जब ऋषि से होगी तो बनेगा अर। क्या बनेगा? अर। कहने का मतलब कितने तरीके हुए देखो, अब हम लिख कर देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है? आ की संधि हम करेंगे किससे? ई से। फिर आप कर लीजिए आ की संधि बड़ी ई से। फिर आ की संधि कर लीजिए छोटे ऊ से। फिर आ की कर लीजिए बड़े ऊ से। फिर आ की कर लीजिए ऋषि से। ठीक है, इसी तरीके से बड़े आ की कर लीजिए। बड़े आ की कर लीजिए पहले छोटी ई से। फिर बड़े आ की कर लीजिए बड़ी ई से। फिर बड़े आ की कर लीजिए छोटे ऊ से। फिर बड़े आ की कर लीजिए बड़े ऊ से। और फिर बड़े आ की कर लीजिए ऋषि से। तो क्या होगा? आ और ई की संधि होगी तो बताया ना, आ और ई की संधि होगी तो ए बनेगा, बड़ी में भी ए बनेगा, ऊ में होगी तो ओ बनेगा, बड़े ऊ में भी ओ ही बनेगा, और ऋषि में अर बनेगा। है ना सिंपल? बहुत जल्दी आपको ऐसे याद हो जाएंगे अगर आप मेरे तरीके से समझेंगे तो। अच्छा, अब आगे देखिए, बड़े आ की होगी तो ए बनेगा, बड़ी ई होगी तो भी ए बनेगा, है ना। छोटा ऊ होगा तो ओ बनेगा, बड़ा ऊ होगा तो भी ओ बनेगा, और ऋषि होगी तो अर बनेगा। यानी कि दोनों की संधि बिल्कुल एक ही तरीके से होती है। ठीक है, आ और आ की संधि जब ई और ई के साथ होती है तो ए बनता है, ऊ और ऊ के साथ होती है तो ओ बनता है, और ऋषि के साथ होती है तो अर बनता है। और ये स्वर संधि का दूसरा प्रकार है जिस हाँ, तो क्या नाम है संधि का? इस संधि का नाम है गुण संधि। कौन सी संधि बोलते हैं इसे? गुण संधि बोलते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से बहुत ही आसानी से हमको संधि का दूसरा प्रकार भी पता चल गया, जो क्या है? गुण संधि। तो पहला हो गया दीर्घ संधि, दिखाती हूँ मैं आपको। पहला हो गया दीर्घ संधि, और जो दूसरा हो गया, दूसरा हमने सीख लिया गुण संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या हो रहा था? दीर्घ संधि में आ का मेल अपने आप से, ई का मेल भी अपने आप से, और ऊ का मेल भी अपने आप से हो रहा था। गुण संधि में क्या हो रहा था? आ का मेल ई से, ऊ से और ऋषि से होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम संधि के तीसरे प्रकार पर। अब तीसरे प्रकार में क्या होने वाला है, यहीं से देखिए। तीसरे प्रकार में भी हम आ का मेल करने वाले हैं, लेकिन इस बार किससे करने वाले हैं? इस बार करने वाले हैं हम आगे के अक्षरों से, यानी कि ए से, और फिर ए से, फिर ओ से, और फिर ओ से। समझ गए? पहले हमने क्या किया था? गुण संधि में ऋषि तक से उसका मेल किया था। अब उसके बाद हम करेंगे ए से, ओ से और ओ से। तो जब ए और ए से मेल करते हैं तो क्या बनता है? तो संधि होकर बनती है बड़ी ए। और जब ओ और ओ से मेल करते हैं तो संधि होकर बनती है ओ। है ना सिंपल? ई और ई से मेल करते हैं तो ए बनता है, ऊ और ऊ से मेल करते हैं तो ओ बनता है, ऋषि से मेल करते हैं तो अर बनता है, ए और ए से मेल करते हैं तो ए बनता है, ओ और ओ से मेल करते हैं तो ओ बनता है। चलिए इसको एक बार लिख कर समझते हैं। देखिए, आ का मेल करने वाले हैं किसके साथ?
ए के साथ, आ का मेल करने वाले हैं बड़ी ए के साथ, फिर आ का मेल करने वाले हैं ओ के साथ, और फिर आ का मेल करने वाले हैं हम बड़े ओ के साथ। ठीक है, और जब मेल करेंगे तो क्या बनेगा, मेल करेंगे तो यहाँ पर बड़ी ए बनेगा, यहाँ पर भी बड़ी ए बनेगा, यहाँ पर आपका बड़ा ओ बनेगा और यहाँ पर आपका बड़ा ओ बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम बड़े आ का भी मेल कर सकते हैं। इसी तरह से हम बड़े आ का मेल करेंगे छोटी ए के साथ, फिर बड़े आ का मेल करेंगे छोटी ए के साथ, फिर बड़े आ का मेल करेंगे हम ओ के साथ, और फिर बड़े आ का मेल करेंगे हम बड़े ओ के साथ। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, इसको मिलाने से यहाँ पर बनेगी बड़ी ए, फिर यहाँ पर भी बड़ी ए, यहाँ पर आपका बड़ा ओ और यहाँ पर भी आपका बड़ा ओ। और इस तरह से ये जो संधि बनी है ये एक नई टाइप की संधि है और इस संधि का नाम है वृद्धि संधि। क्या हुआ है, वृद्धि हो गई है ना, इसलिए इसमें वृद्धि संधि। ठीक है, आगे चले गए हैं तो ये वृद्धि संधि, तो संधि का क्या हो गया, ये एक नया टाइप हो गया। तो देखा बच्चों, बहुत ही आसानी से हमने स्वर संधि के तीनों टाइप सीख लिए ना, दीर्घ संधि भी सीख ली, वृद्धि संधि भी सीख ली और गुण संधि भी सीख ली। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या हो रहा था, आ का, ई का और ऊ का आपस में मेल हो रहा था। गुण संधि में क्या हो रहा था, अ और आ का मेल ई ऊ और ऋषि से हो रहा था। और वृद्धि संधि में क्या हो रहा था, अ और आ का मेल ए और हो औ से हो रहा था। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब स्वर संधि के अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, हमने स्वर संधि के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। स्वर संधि के 2 और प्रकार बाकी हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में सिखाएंगे। तो आज हमने चैप्टर 3 पढ़ा था जिसका नाम संधि था। संधि को इंग्लिश में जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। इस चैप्टर में संधि की परिभाषा दी हुई है और उसका जो विलोम शब्द होता है संधि विच्छेद, उसके बारे में बताया है। फिर संधि के भेद बताए हैं, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि के बारे में बताया है कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि हमने पढ़ ली है और यण संधि और अयादि संधि हमारे पढ़ने से रह गई है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप इस बुक से जो भी चैप्टर आपने पढ़ना है वो उतना पढ़ लीजिए और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको समझिए और जितना भी आज समझाया है उसको एक बार खुद से लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।